बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई 1925 और 30 के आसपास का वक्त है कि जब एशिया में चीनी जो थे, चीनी कौम, आप चाइनीज़ आपको आज नज़र आते हैं, ये मशहूर थे एक भंग पीकर, अफ़ीम पीकर बेहोश पड़े रहने वाली कौम। चीन जो मुल्क आज आप देख रहे हैं उस वक्त वजूद भी नहीं रखता था। ये मुल्क तो पाकिस्तान बनने के बाद आज़ाद हुआ। उससे पहले ये पूरा खित्ता जो था इस पर मुख्तलिफ ताकतों के कब्जे थे। जापान ने कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ था, हांगकॉन्ग और इसके आसपास के इलाकों पर ब्रिटिश एम्पायर थी, और मुख्तलिफ इलाकों पर चीन के मुख्तलिफ मुल्कों ने, कॉलोनियल पावर्स ने अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ था। और दुनिया में कोई भी चीनियों को कोई ताकत तस्वुर ही नहीं करता था। ये ब्रिटिश एम्पायर इनके साथ ओपियम वॉर्स कर रही थी। ओपियम वॉर्स का मतलब है कि इनको पूरा ब्रिटिश एम्पायर, बेसिकली ये ब्रिटिश एम्पायर ड्रग ट्रैफिकर्स थे। ये सारे हशीश और हेरोइन और नशे का कारोबार करते थे, जिनको आज दुनिया में आप कार्टेल्स कहते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर, ये सब यही थे। तो ये चाइना में हशीश और अफूम और ड्रग्स सप्लाई करते थे और वहां से गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे। और ये इनकी ओपियम वॉर्स थी जो पूरे एशिया के ऊपर ये मुसल्लत कर रहे थे उस वक्त, खासतौर पर चीनी कौम के ऊपर। तो उस जमाने में अल्लामा इकबाल ने चीन के बारे में प्रेडिक्शन की थी। जाहिर है वो अपनी फिरासत से, मोमिन की फिरासत से देख के बात करते थे, वो कोई हवाई बात या सितारों की चाल तो नहीं देखते थे। तो इकबाल ने उस वक्त फरमाया था कि हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। जो हिमालय पहाड़ है उसके चश्मे दोबारा से फ्लो करने लगे, उबलने लगे हैं, और चीनी जो सो रहे थे गहरी नींद, वो अब उठकर खड़े हो गए और संभलने लगे। ये इतनी हैरतअंगेज प्रेडिक्शन थी कि उस वक्त किसी ने इस पर कान ही नहीं धरा। नोबडी बिलीव्ड इट। ये कैसे हो सकता है? और ये उसी तरह हुआ जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के बारे में फरमा दिया था 1930 में कि मैं देख रहा हूं कि इस खित्ते में एक नया मुल्क आबाद हो जाएगा। तो पाकिस्तान बनने के बाद चीन आज़ाद हुआ। चेयरमैन माओ जेतुंग, वो बड़ी लंबी स्ट्रगल है उसकी, और वो 1000 मील की मार्च और वो सारा, क्योंकि रूस में उससे पहले बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ चुकी थी, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एशिया में बहुत तेजी से फैल रही थी। और चाइनीज भी, माओ जेतुंग वगैरह, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बना के इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने लेबर को और फार्मर्स को, और बड़ी लंबी मार्च और बड़ी कुर्बानी और बड़ी जंगें। बिलाखिर पाकिस्तान बनने के बाद चीन आज़ाद हो गया। जो उस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमारे उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने, उस वक्त कायद आज़म और उनके सारे हमारे फाउंडिंग फादर्स मौजूद थे, वो ये कि मगरिब के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम कर लिया एक आज़ाद रियासत की हैसियत से। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक ये बातें याद रखी जाती हैं फिर आने वाले वक्तों में। जिस तरह हम ये आज तक याद रखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जब पाकिस्तान को दाखिले की बात हुई तो पाकिस्तान की मुखालफत अफगानिस्तान ने उस वक्त ज़ाहिर शाह वगैरह ने की, वो कम्युनिस्ट और खल्क और परचम पार्टी वाले सारे। तो ये चीज़ें याद रखी जाती। तो पाकिस्तान ने सिर्फ चीन को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपने सिफारती ताल्लुकात बना लिए। जाहिर है जब तस्लीम किया तो एम्बेसीज खुल गई, सिफारती ताल्लुकात बना लिए। और ये 50s और 60s का ये पीरियड जब पूरी दुनिया ने चाइना को ब्लॉकेड करके रखा हुआ था, चाइना पे सैंक्शंस थी, चाइना के साथ कोई ताल्लुकात दुनिया के मुल्क, मगरबी दुनिया तो बनाती ही नहीं थी। तो पाकिस्तान वाहिद रूट था चाइना का दुनिया से, बाहर की दुनिया से राब्ता रखने का। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल एयरलाइन थी जो बीजिंग चाइना जाया करती थी। और उस वक्त चाइनीज को जो दुनिया से इंडस्ट्रीज सीखनी थी, टेक्नोलॉजी सीखनी थी, वो पाकिस्तान आया करते थे। पाकिस्तान के रास्ते वो चीज़ों को सीखा करते थे। नहीं, उस वक्त अयूब खान के दौर की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। चेयरमैन चू एन लाई, यानी इमेजिन करें कि उनके लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़े बड़े लोग लाहौर में आकर बटाला इंजीनियरिंग में सीखा करते थे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लगाई कैसे जाती है। इमेजिन करें ये सब पाकिस्तान 50s और 60s में चीनियों को सिखा रहा था कि क्या करना। हमसे सीख कर गए, हमारे प्लान्स लेकर गए, उन्होंने वहां इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की। लेकिन चूंकि दुनिया ने ब्लॉकेड किया हुआ था, लिहाजा उनका स्कोप बहुत लिमिटेड था। लेकिन ये सब कुछ जो चाइना कर रहा था, जाहिर है एक सख्त कम्युनिस्ट पॉलिसी के तहत चाइना के अंदर किया जा रहा था। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी हुई थी कि पूरे चीन में हर फैमिली सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकती है, और किसी फैमिली में अगर दूसरा बच्चा पैदा होता तो उसको रियासत ले जाके कत्ल कर देते थे। यानी अस्तगफुरुल्लाह, नहीं, वो फिरौन के बच्चे सुनते थे कि हम बच्चे कत्ल करते नया पैदा किया हुआ। तो कई दहाइयों तक, 20-30 साल तक चाइना में भी यही पॉलिसी रही।
कि जो दूसरा बच्चा पैदा होता था वो कत्ल कर दिया जाता था। और मगर उसके बावजूद जो चेयरमैन माओ जेतुंग थे, उनके जो चाइना के जो फाउंडिंग फादर्स में, उनका विजन इतना था कि एक पाकिस्तानी ट्रैवलर बताते हैं कि 50s और 60s में वो चाइना गए तो चाइना वाले अपने नए शहर आबाद कर रहे थे, और उस वक्त चाइना में किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, हुकूमत के कुछ लोगों के पास कारें होती थी, बाकी सब साइकिल पे चलते थे। पर उसके बावजूद वो जो अपने शहर आबाद कर रहे थे, वो इतनी चौड़ी चौड़ी 6 लेन्स की उसकी सड़कें बनाई जा रही थी, और इतने चौड़े चौड़े उनके अंदर रोड्स थे और इंटरसेक्शंस थे और चेंजेस थे। तो पूछा हमारे किसी मेहमान ने कि जी आपके पास तो साइकिलें हैं, आपके पास तो पूरे शहर में गाड़ी किसी के पास नहीं है, तो इतनी चौड़ी सड़कें किस लिए बना रहे हैं? उसने जवाब दिया कि हमारे चेयरमैन ने हमसे कहा है कि ये 30 40 50 साल जरा मुश्किल के वक्त हैं, लेकिन इसके बाद हमारी जो जनरेशन आएंगी उन सब के पास अपनी गाड़ी होगी। हम उस वक्त की प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। लुक एट द विजन। मुझे याद है कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में ये बात लिखी थी कि जब इस्लामाबाद शहर आबाद किया जा रहा था, तो उन्होंने अयूब खान और प्लानर्स और एडवाइजर्स से कहा कि इस शहर की सड़कें आप बहुत तंग बना रहे हैं, आगे जाके ये मुस्लिम दुनिया का मरकज बनेगा, तो इस शहर की सड़कों को चौड़ा करें। मगर लोगों ने कहा जी कैसे, इतना चौड़ा नया शहर हमने आबाद किया है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, तो क्या जरूरत है सड़कों को चौड़ा करने की? और नतीजा फिर यही देखें कि आजकल के दौर में इस्लामाबाद की तकरीबन हर शहर दोबारा खोदी उन्होंने पिछले 10-12 साल में, इसको चौड़ा किया, उसकी जगह बनाई गई उसके लिए, क्योंकि पहले फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी, सोच नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद कितना खुल जाएगा। इस्लामाबाद का अपना एयरपोर्ट ही नहीं बनाया, रावलपिंडी का पुराना एयरपोर्ट चकलाला का चलता रहा, अब जाके इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बनाया। हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग ये थी। और माओ जेतुंग की फॉरवर्ड प्लानिंग 50s और 60s में देखिए क्या थी। जो चाइनीज स्ट्रेटेजी थी पहले 50 साल जो उन्होंने अपनी आज़ादी की, आज़ाद हमारे बाद हुए लेकिन 50 साल उन्होंने जो पहले गुजारे हमारे साथ, उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि उन्होंने अपनी कौम को पहले बिल्ड किया। उन्होंने अपनी तालीम और अपनी एजुकेशन और एग्रीकल्चर और किसी हद तक इंडस्ट्री जो वो लगा सकते थे उन्होंने वो लगाई, और पूरी दुनिया में उन्होंने कहीं भी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं दिखाई, यानी ना कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन किया, ना कोई इकोनॉमिकली अपनी फोर्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, ना उन्होंने अमेरिका मगरब के सामने ताकत के सामने स्टैंड लिया। 62 में सिर्फ उनकी एक इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी, वो इंडिया ने बहुत ज्यादा ही तंग कर दिया उनको, तो इंडिया को उन्होंने कश्मीर के पास बहुत जोर से मारा और ठीक ठाक ठुकाई करके वापस चले गया, और इंडिया को तसल्ली से कान कर दिया कि दोबारा हरकत न करना। लेकिन इसके अलावा चाइना ने किसी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं की, कोई एग्रेसिव जंगी कार्रवाई नहीं की। उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम अपने आप को रिबिल्ड करेंगे। पहले 60s में, यानी बस 70s में, एक्चुअली अर्ली 71 में अमेरिका की ख्वाहिश हुई कि जी हम चाइना से राब्ते करते हैं, लेकिन अब कैसे राब्ता करें? दुनिया में तो कोई मुल्क उनके अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं था चाइना के साथ, चाइना से राब्ते किसी के नहीं थे, चाइनीज किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो अमेरिकन भी पाकिस्तान के पास आए कि जी हमारी चीनियों से दोस्ती करा दें। अब चाइना को भी हमने चाइनीज से पूछा, चाइनीज ने कहा जी हमें अमेरिका से दोस्ती करा दें तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। अमेरिका भी चाह रहा था कि चाइनीज के साथ अब कोई ना कोई एंगेजमेंट की जाए, तो हेनरी किसिंजर 71 में पाकिस्तान आया, आई थिंक 71-72 था। पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद में लैंड किया। अभी दुनिया को नहीं बताना चाह रहे थे कि जी हम चाइना से राब्ते करना चाह रहे हैं, सब कुछ खुफिया था। तो पाकिस्तान यहां पर चाइना को फैसिलिटेट कर, दूसरी जानब अमेरिकन को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो हेनरी किसिंजर यहां पर आया इस्लामाबाद, और कहा गया कि जी 4 दिन के लिए मरी जा रहे हैं आराम करने के लिए, अब अमेरिका से चलकर आए मरी जाने के लिए ताकि आराम करेंगे। जाहिर है उस जमाने में जो प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया तो था नहीं, जो कह दिया जाए मान ली जाएगा। और फिर यहां से पीआईए का जहाज खुफिया तौर पर हेनरी किसिंजर को बिठाकर बीजिंग ले गया चाइनीज प्रेसिडेंट माओ जेतुंग, चू एनलाई वगैरह से मुलाकात करने के लिए, और इस तरह चाइना के दरवाजे खुलना शुरू हुए यूरोप, अमेरिका और मगरब की दुनिया के साथ। तो पाकिस्तान के बहुत एहसानात हैं चीन के ऊपर, हमने सबसे पहले तस्लीम भी किया। पीआईए पहली एयरलाइन थी जिसने विंडो बनाई उनके लिए कि दुनिया के साथ वो आने जाने का राब्ता वो कर सके। वो आते थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर दूसरी फ्लाइट लेते थे, कोई और एयरलाइन जाती नहीं थी चाइना। फिर हमने अमेरिका से उनको ओपनिंग करवाई। फिर चाइनीज 65 की वॉर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, वही जिस तरह हमेशा करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट आपको नहीं मिलेगा और सामान, इसलिए हमने इंडिया को बहुत ठोका था। तो उस वक्त चाइना ने हमें ऑफर किया, जो टेक्नोलॉजी हमसे सीख कर गए थे ये पाकिस्तान से, उन्होंने वहां चाइनीज ने टैंक्स बनाए, तो ट्रक्स बनाए, तो कुछ तोपें बनाई, कुछ बेसिक। तो जाहिर है पूरी दुनिया चाइनीज इक्विपमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती थी। आज भी मजाक बना हुआ यार चाइना का माल है तो अच्छा नहीं, जाहिर एक हालांकि चाइना, बिल्कुल ठीक बात है कि शुरू में क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं थी,
मगर दुनिया में उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता था। तो पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले चाइनीज इक्विपमेंट खरीदा। हमने कहा लाइए हम आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। हमने इक्विपमेंट खरीदा, ट्रक आए हमारे पास और हमारे पास तोपें आई, कुछ टैंक आए, और दुनिया को फिर चाइनीज ने यह बताना शुरू किया कि देखें जी हमारा असलहा जो है वो तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी वॉज नोन, इंडिया को ठोक चुकी थी पूरी दुनिया में, हमारे तैयारे और हमारे आर्मी और हमारे आर्मर, हमारे टैंक और उसकी शोहरत थी। हमने माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया हुआ था। जब हम चाइनीज इक्विपमेंट इस्तेमाल करने लगे तो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया। दुनिया के और बहुत सारे ममालिक ने फिर चाइना से तोपे और टैंक और चीजें खरीदनी शुरू की। तो ये भी हमारा एहसान चाइनीज के ऊपर कि हम सबसे पहले उनके मार्केटिंग एजेंट्स थे, एक तरह से समझिए, एडवर्टाइजमेंट इश्तेहार वो हमारे जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। फिर 70s के बाद हमने उनको अमेरिका के साथ थ्रू करवा दिया। फिर अमेरिकन एयरलाइन जाने लगी चाइना और रास्ता खोल। तो इसमें चाइनीज स्टूडेंट्स को दाखिले मिलना शुरू हो गए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। इस तरह पाकिस्तान ने इनको लिए दरवाजे खोले और हजारों की तादाद में फिर चाइनीज स्टूडेंट्स जो थे वो यूरोप और अमेरिका जाने शुरू हो गए और वहां पर इनको दाखिले मिले और उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखनी शुरू की। अब वो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इन्होंने देखी वहां जाके, जो चाइना के अंदर रहते हुए इनको कभी नहीं मिल सकती थी। चाइनीज का एक स्ट्रैटेजी ये थी कि जी हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अभी जरूरत नहीं है। दुनिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है हम उसकी सिर्फ कॉपी कर लेंगे। वो हमारी लेबोरेटरी है, हमने कॉपी कर लेनी है। इस तरह हमें जंप स्टार्ट मिल जाएगा, हमें अपनी ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो यही किया था। आप देखेंगे पूरी दुनिया में इनिशियली चाइनीज ने सिर्फ कॉपीज बनानी शुरू की। वो रशियन इक्विपमेंट की कॉपी बना रहे थे, यूरोपियन इक्विपमेंट की कॉपीज बना रहे थे, इसीलिए मशहूर हो गया कि जी चाइनीज कॉपी है ये। तो मगर वो चाइनीज कॉपी क्वालिटी में बेहतर से बेहतर होती चली गई। जब चाइनीज स्टूडेंट्स और साइंसदान यूरोप से पढ़कर, अमेरिका से पढ़कर वापस आए तो उन्होंने मशीन टूलिंग इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज अच्छी लगानी शुरू की। फिर कंप्यूटराइज सीएनसी मशीन्स लगना शुरू हो गई। फिर उनकी जो मशीन टूलिंग इंजीनियर्स और बेसिक इंजीनियरिंग और लेथ्स और डाइज एंड मोल्ड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें फिर इन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम करना शुरू, इंडस्ट्रियल बेस बनाया आपने, कोर इंडस्ट्रीज का जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल बेस। बड़े बड़े डैम बनाए, उन्होंने बिजली पैदा की, एनर्जी जनरेट की, अपनी खुराक के खुद कफाल। दे वर्कड ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान। क्योंकि सिंगल पार्टी रूल था, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, इलेक्शन उनको कराने नहीं होते थे। 50 जमहूरी पार्टियां, इलेक्शन, बदतमीजी, खुला हुआ मीडिया, कुछ था नहीं। शदीद सख्ती थी, जैसे कहा कि दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे आप। जितनी भी फैमिलीज थी चाइनीज की, जब उनका 14-15 साल का बच्चा होता था तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस उसको खेतों में या फौज में जाके ड्यूटी करनी पड़ती थी। बहुत ही सफाक निज़ाम था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन वो सफाक निज़ाम, उसको मुसलमान हम कॉपी नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जाहिर है कि हम दूसरा बच्चा मार देंगे किसी इंसान का अगर पैदा होगा, इसलिए कि आबादी कम करनी है हमें, जाहिर वी कांट डू दैट। ना हम बच्चे और बच्चियों को इकट्ठा करके ले जाके पहाड़ों में और जंगलों में छोड़ देंगे कि खेती बाड़ी करें आप, यहाँ पे जाके 2-2 साल के लिए माँ बाप से और घर से, फैमिली से दूर। उसके लिए जिस दर्जे की जुल्म और सफाकी और लादीनियत चाहिए, जाहिर है मुसलमानों के पास वो नहीं है। हमारा अपना निज़ाम है इन सब चीज़ों को ठीक करने का, हमें उनका वो सफाक तरीके की ज़रूरत नहीं। मगर उन्होंने किया, अपने कौम के लिए किया जैसे भी। और जब एक मरतबा तकरीबन 50 साल के बाद 80s और 90s तक जब चाइना के पास एक इंडस्ट्रियल बेस बन गया, तो इन्होंने मगरिब की तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ऑफर की कि जी आप हमारे पास ले आइए, चीप लेबर हम आपको देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी आपकी। और यहां पे फिर ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका से तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आप जब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आप देखते हैं, चाहे BMW हो या मर्सिडीज हो या जितने भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, और हाईटेक, अब ये हाईटेक इंजीनियरिंग में चले गए, वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना शुरू हो गई चाइना, इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग। के जी चाइना में लेबर सस्ती है, आपको कम पे करना पड़ता है लेबर को, वही लेबर 10 गुना ज्यादा चार्ज करती है यूरोप और अमेरिका में। चिड़िया कम पैसे लेता है, उसकी सारा कुछ उसका रियासत देती थी, हर चीज सब्सिडाइज है। खास जितना मर्जी आप काम करें, आपको रियासत की जानिब से इतना सा खाना मिलेगा, एक अपार्टमेंट मिल जाएगा, इतनी बिजली मिलेगी, इतना मिलेगा। लिहाजा वहां पे आप, एक सख्त कम्युनिज्म था, लिहाजा आप एक जबरदस्ती अपनी कौम को बेगार कैंप के तौर पे, लेबर कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। सो चाइनीज डिड दैट। लेकिन उसका फायदा ये हुआ अगेन कि उन्होंने पूरी यूरोप की टेक्नोलॉजी, अब यूरोप ने इंडस्ट्रीज अपनी उठा के चाइना में लगा दी। अब चाइनीज के पास हाईटेक भी आ गई। और जैसे आपने देखा कि चाइनीज अब पूरी दुनिया में उन्होंने जो एक हाईटेक अपने आप को एक इंडस्ट्रियल बेस बनाकर, और फिर अब तो कब वो कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में और स्पेस में चले गए। ये सारा जंप स्टार्ट उनको इसलिए मिला कि 40-50 साल की अपनी रिसर्च उन्होंने नहीं की, उन्होंने मगरिब की रिसर्च उठाई और वहीं से आगे चल पड़े एज इट इज। स्मार्ट स्ट्रैटेजी जैसे कहा। तो एक दफा जब चाइना के पास एक सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस बन गया, वो अपनी इकोनॉमिक पावर के तौर पे वो सामने आ गए,
तो इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप शुरू किया वो ये कि अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। अब वो जाहिर है इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही था कि यूरोप और अमेरिका को टक्कर देंगे, उसको मॉडर्नाइज करना शुरू किया। और दूसरी जानिब अपनी इकोनॉमिक फोर्स प्रोजेक्शन यानी अपनी माशी ताकत को इन्होंने बढ़ाकर खित्ते में फैलाना शुरू किया। बहुत सारे मुल्कों के साथ इन्होंने तिजारती मुआहदे किए, दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अब इनकी अरबों खरबों डॉलर की ट्रेड और तिजारत शुरू हो गई। अब जाहिर है ये इन्फ्लुएंस जब इन्होंने बढ़ाना शुरू किया मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो एक स्टेज ऐसी आई कि अब ये बराह रास्त अमेरिका के मुकाबले पर आकर खड़े हो गए। पहले अमेरिका ये समझता था कि 21वीं सदी जो है वो सिर्फ अमेरिका की सदी होगी, लेकिन अब 21वीं सदी में उसके सामने दो बहुत बड़े बड़े मद्दे मुकाबिल हैं। एक चाइना है, एक रशिया है। इंडिया इज एन आर्टिफिशियल इकोनॉमी, यानी इंडिया भी एक फिगर ऑफ उसके लिहाज से, तादाद के लिहाज से तो लगता है कि थर्ड बड़ी इकोनॉमी चौथी दुनिया में बन चुकी है, लेकिन इंडिया इज एन अनस्टेबल स्टेट। वो किसी भी लम्हे फ्रैक्चर कर जाएगी, उसके इंटरनल फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा है। चीनिया ऑन द अदर हैंड इज अ रियल पावर। और चाइनीज ने अब जो नई स्ट्रैटेजी शुरू की है इकोनॉमिक फोर्स प्रोजेक्शन में, कि दुनिया के तमाम, कम से कम एशिया के खित्ते के तमाम बड़े बड़े मुल्कों के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड चाइनीज युआन, चाइनीज करेंसी में या रशियन रूबल में या आपकी करेंसी में करेंगे। और उनका इन्फ्लुएंस अब मिडल ईस्ट में, जो हिस्टोरिकली मिडल ईस्ट वाज एन अमेरिकन टर्फ, अमेरिकन खेलते थे यहाँ पे, किसी और मुल्क को दाखिले की जन्ना, रशिया को, सऊदी अरब आप देख लें, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सारा रीजन जितना भी है, इजिप्ट में थोड़ा बहुत रशियन इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसके आसपास सारे, जॉर्डन, ये सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के मुल्क थे। लेकिन अब चाइना यहां पर दाखिल हो गया, और एक जियोपॉलिटिकल मिरेकल पिछले दिनों चाइना ने किया, वो ये कि ईरान और सऊदी अरब को ये इकट्ठा लेकर आ गए हमला। जस्ट इमेजिन कि ईरान और सऊदी अरब जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है और खुरेज जंगें कर रहे हैं पूरे खित्ते में, चाइना ने बीच में आकर उनके दरमियान सुलह करवा दी। और यमन की जंग भी खत्म होने वाली, सीरिया की जंग में भी सऊदीज ने कहा कि अब हम अपना इन्फ्लुएंस कम करेंगे वहां से, और इन दोनों को इकट्ठे कर दिया कि आप आपस में अपनी एम्बेसीज भी खोलें, सिफारत खाने खोलें, तिजारत शुरू करें और हमसे ट्रेड करें, आप अपनी करेंसी में या हमारी करेंसी में। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इन तमाम बड़े बड़े मुल्कों ने, जो एक तो ब्रिक्स का ब्लॉक है, नहीं, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और शायद साउथ अफ्रीका, उसमें इन सारे मुल्कों ने यह डिसाइड किया कि हम ऑयल का कारोबार, तेल का कारोबार अब अमेरिकन डॉलर्स में नहीं करेंगे। दुनिया में अमेरिका इसलिए इकोनॉमिक पावर था कि पूरी दुनिया जो तेल खरीदती थी वो डॉलर्स में खरीदा जाता, पेट्रो डॉलर्स कहते थे उन्हें। और पेट्रो डॉलर की वजह से हर मुल्क अपने पास एक ऑयल का, अपने पास डॉलर्स का रिजर्व रखता था ताकि हम तेल खरीद सकें, क्योंकि तेल की तिजारत होती डॉलर्स में थी। और इसीलिए डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी था कि दुनिया का हर मुल्क डॉलर तलाश करता था। अगर दुनिया में डॉलर का इस्तेमाल खत्म हो जाए, ये तमाम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, ये तमाम बड़े बड़े ममालिक अगर तेल, जो 50-60% तेल दुनिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये डॉलर में ट्रेड ना करें और अपनी करेंसीज में करें, तो इन्होंने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व रखे हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं रहेगी इन मुल्कों को। ये डॉलर ये वापस भेज देंगे अमेरिका की जानिब और खुद रिजर्व रखेंगे अपनी करेंसीज में। इनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएंगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर रद्दी होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक दहशतगर्दी है जो चाइना अब अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। दुनिया के 19 बड़े मुल्कों ने, मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, उन्होंने चाइना से कहा है कि हम भी आपके इस इकोनॉमिक ब्लॉक में आना चाहते हैं। उन्होंने SCO बनाया हुआ है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग ब्लॉक है जिसमें रशिया और चाइना उसको लीड कर रहे हैं। अभी इंडिया में उसकी एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। अब वो एक एशियन ब्लॉक बन रहा है बहुत पावरफुल, जिसको चाइना लीड कर रहा है। और अब इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ साथ चाइना ने मिलिट्री मसल्स भी अपने अब प्रोजेक्ट करना, फोर्स प्रोजेक्शन शुरू कर दिया। ताइवान, आप एक बड़ी मिसाल आपके सामने है कि अमेरिकन आर वेरी सेंसिटिव अबाउट ताइवान, और चाइनीज जो है वो मुसलसल ताइवान को घेरे हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मिसाइल्स और वेपन्स और नेवल गन बोट्स एंड ऑल काइंड ऑफ वेपन सिस्टम्स जो उनके पास है, ताइवान के बिल्कुल घेरा लगाया हुआ है उन्होंने। और बराह रास्त अमेरिकन को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह रशिया यूक्रेन जंग एक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, यूक्रेन एक प्रॉक्सी मुल्क है, बेसिकली अमेरिकन और यूरोपियंस पीछे है, रशिया इस साइड पे। इसी किस्म का एक बैटल एनवायरनमेंट जो है वो ताइवान पर बन रहा है, किसी भी लम्हे ट्रिगर हो सकता है, आज हो, 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, लेकिन अब बैटल लाइन्स ड्रॉन है। अमेरिकन ने बिल्कुल एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया हुआ है
जिसे वो कहते हैं कि तो मिलिट्री बेसिस हैं जो चाइना को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, साउथ चाइना सी को। चाइना के पास समुद्र वही लगता है ताइवान के सामने वाला जो है, और अमेरिकन ने इसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है चाइना की, कि उसके पास अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए जो समुद्री रास्ता है उस पर अमेरिकन बैठे हुए हैं। इसलिए ये सीपैक या अपना जो ओबोर है, जिसको ये ओबोर कहते हैं, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, के जी चाइना एक जमीनी रास्ते से यूरोप और दुनिया के दूसरी मंडियों तक अपना सामान पहुंचाएगा। एक रूट उन्होंने रशिया के थ्रू निकाला है, रशिया से होते हुए यूरोप तक जा रहे हैं। दूसरे रूट मुख्तलिफ मुल्कों से तलाश कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के थ्रू भी जा रहे हैं। फिर नीचे पाकिस्तान में सीपैक का जो रूट है वो भी इस सिलसिले ओबोर की ही एक कड़ी है। सीपैक जो है, सीपैक वाहिद रास्ता नहीं है जो हमारे थ्रू जा रहा है, उनके 10-12 रूट्स और हैं जो जमीनी रास्तों से वो लेके जा रहे हैं, ताकि समुद्र का रास्ता जो उनका वल्नरेबल है, जो ब्लॉक हुआ हुआ है, कोई $3-4 ट्रिलियन की ट्रेड वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीनी हर साल, और उसमें से तकरीबन उनका प्लान ये है कि जमीनी रास्ते से कम आधा 2-2.5 ट्रिलियन का ट्रेड जो है वो जमीनी रास्तों से जाए, ताकि उनके सी रूट्स जो है वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉक्स जो कहते हैं वो वल्नरेबल है इस वक्त, उनको अमेरिका किसी भी वक्त रोक सकता है। तो इसलिए चीनी पाकिस्तान में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मकसद बताने का यह है कि चाइनीज अगर आज पाकिस्तान पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। चाइनीज जब कुछ भी नहीं थे उस वक्त पाकिस्तान ने इन पर बहुत भारी एहसानात किए थे, इनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। हमने तस्लीम भी किया था, हमने इनको पूरी दुनिया को एक्सेस भी दी, PIA भेजी हमने, वहां पे एक वाहिद एयरलाइन थी। फिर हमने उनको यूरोप से, अमेरिका से इंट्रोड्यूस करवाया, हेनरी किसिंजर को लेकर गए। फिर हजारों लाखों करोड़ों चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोप में और दुनिया में जाके जो आबाद हुए वो उसी वजह से हुए कि पाकिस्तान ने इनके लिए दरवाजे खोल कर दिए थे। हमने इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया, हमने इनको सिखाया कि मिलिट्री इंडस्ट्रीज लगाई कैसे जाती हैं। तो हमने अपने वक्त पर बहुत एहसानात इन पर किए। वो हमारा अच्छा वक्त था, अयूब खान का दौर था, हमारे डेवलपमेंट प्लान चल रहे थे, पाकिस्तान अपनी जगह मुत्तहिद था। बाद में वो भुट्टो की गद्दारी और मुजीब की गद्दारी और याह्या खान की हिमाकतें और आलमी साजिशें, पाकिस्तान 71 में सिर्फ टूटा ही नहीं बल्कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस भी भुट्टो ने तबाह कर दिया। हमको वहां खड़ा कर दिया जो हम 47 में जहां पर थे। जो 25 साल तक पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्रियल बेस बनाया था कि हम साउथ कोरिया को और चाइना को और जापान को और जर्मनी को सिखा रहे थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है, पाकिस्तान को सिफर करके भुट्टो ने 0 पे बिठा दिया। चीनिया अपने रास्ते पे चलता रहा, जाहिर है जब भी आज वो वहां खड़े हम वहां खड़े। सो अब हम दुनिया में किस जगह पर आ गए? हम इस जगह पर आ गए कि चाइनीज ने जब पाकिस्तान में काम शुरू किया सीपैक का, तो दरमियान में हुकूमत पाकिस्तान में चूंकि स्टेबल गवर्नमेंट तो होती नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट आती है ज्यादातर गवर्नमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की सारी अमेरिकन कॉम्प्रोमाइज होती हैं। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत हैवी है हमारे पास, हमारी पॉलिटिक्स में भी, हमारी आर्म फोर्सेस में भी, क्योंकि हम इक्विपमेंट अमेरिकन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे पिछले 30-40-50। खासतौर पर एयरफोर्स तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारा कटिंग एज जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो F-16 है, और अमेरिकन हमें उस पर ब्लैकमेल भी करते रहे। एक दफा हमने F-16 के पैसे भी दिए अमेरिकन को, और अमेरिकन ने हमें जहाज देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप गंदम ले लें हमसे इसके बदले। जस्ट इमेजिन, ब्लैकमेलिंग इस लेवल पर होती रही है हमारे खिलाफ, मगर हमारी डिपेंडेंस थी, क्योंकि चाइनीज जहाज उस वक्त इतने अच्छे नहीं थे, रशियन जहाज हम इस्तेमाल नहीं करते थे। तो वी हैड अ प्रॉब्लम, हमें मजबूरन अमेरिकन के साथ एंगेज कर। फिर लाखों पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद है, चाइना में कोई पाकिस्तानी इस तरह आबाद नहीं है। अमेरिकन, पाकिस्तान अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है, हम अंग्रेजी बोलने वाले मुल्कों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हम चाइनीज बोलते ही नहीं है। सो हमारा चाइना के साथ इंटरेक्शन सिर्फ रियासती और फौजी सतह तक रहा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट या सोशल कांटेक्ट या माशरे का कांटेक्ट चीनिया के साथ बना ही नहीं है हमारा। लेकिन अमेरिकन और मगरब का, यूरोप का इन्फ्लुएंस हमारे पास जाहिर इस वजह से ज्यादा रहा। सीपैक चाइना ने शुरू तो किया, लेकिन यहां मजाहमत आती रही, हुकूमतें तब्दील होती रही। इमरान खान की गवर्नमेंट में और उससे पहले भी, खास तौर पर जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी और इमरान की जो गवर्नमेंट थी, वो सारी की सारी कंट्रोल हो रही थी अमेरिकन लॉबी से। यानी आप जुल्फी बुखारी को ले लें, मोईद यूसुफ को ले लें, आप जनरल बाजवा खुद ले लें, जनरल फैज, इमरान खुद, ये सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस थे। ये सारे के सारे इनके जो झुकाव था सारा अमेरिका की जानिब था। और चीन को ये एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेकर 21वीं सदी को पाकिस्तान में और नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाने के बजाय वो पुराने कैंप में रहना चाहते थे जो अमेरिकन रखना चाहता था इनको। बहुत प्रॉब्लम्स हुई जाहिर है, और सीपैक की शराइत भी किसी को नहीं मालूम हुई कि सीपैक जो बन रहा है वो किन टर्म्स के ऊपर बन रहा है। सीपैक अथॉरिटी बनाई गई, फिर उसमें सारा सीक्रेटिव रखा गया, उसमें करप्शन हुई, फिर उसको बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बड़े वाज़े तौर पर पाकिस्तानी रियासत और स्टेट कंफ्यूज्ड रही या एंटी चाइना रही एक्चुअली बहुत जगह पे, क्योंकि चाइना के साथ आप एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर आके
खुल के ओपन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। चाइना का कोई एहसान नहीं है, जैसे हमने कहा, हमने बहुत मदद की है उनकी जब वो कुछ भी नहीं थे, आज हम तकलीफ में, तो वो अगर कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, बराबरी की सतह पर आराम से बात हो सकती थी। और फिर अब हकीकत भी देखें कि बाबा इकबाल ने जो बात कही थी कि खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, अब मशरक की सिविलाइजेशन के उठने का टाइम है। अब रशिया, चाइना और ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन अब राइज कर रही हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अमेरिकन खास तौर पे वो अब गल सड़ गए, अब वो डिके कर रहे हैं, अब वो तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है, जाहिर है ये हमारे खत्ते के लोग हैं, चाइना के साथ हमारी सरहद लगती है, रूस के साथ हमारी तकरीबन सरहद ही है, हम समझे कि अफगानिस्तान के थ्रू और सेंट्रल एशिया के थ्रू हम रास्ता निकाल सकते हैं वहां पे। सो इंडिया तक एक 4 कॉरिडोर बना रहा है, ईरान के थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इंडिया जो है ईरान के थ्रू कैस्पियन सी और कैस्पियन सी से रशिया। सो एवरीबडी इज लुकिंग ईस्ट, के मशरक की तरफ जाके हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक्स बनाते हैं अपने। और चाइना ने जिस तरह डिस्प्लेस किया है अमेरिका को मिडल ईस्ट से, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में खासतौर पर, जैसे मिसाल दी कि यही सऊदी अरब और ईरान को करीब लाना, ये इतना बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट है कि अमेरिकन स्टंट, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया कि हुआ कैसे कि चीनियों ने आके सऊदी अरब और ईरान को इकट्ठा कर दिया और यमन की जंग रुकवा दी, और जनाब अब वो डॉलर के बजाय, पेट्रो डॉलर के बजाय अब वो चाइनीज युआन में, रशियन रूबल में ट्रेड हुआ करेगा ऑयल। सो व्हाट चाइनीज आर डूइंग इज कि दे आर पुशिंग अमेरिका बाय द वॉल, जिस तरह इंडिया हमारे साथ कर रहा है कि कश्मीर ले गया और उसके बाद हमारा पानी बंद करने लगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको कैंसिल कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया हमें ऐसे मकाम पर ला रहा है कि पाकिस्तान तंग आमद बजंग आमद हम पड़ ही जाएंगे फिर उसको। और यही स्ट्रैटेजी चाइना अमेरिकन के साथ कर रहा है कि उनको इतना जलील कर रहा है, इतना उनको डिसलोकेट कर रहा है, इतनी उनकी जगहों से, उनके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वहां से निकालकर चाइना खुद दाखिल हो रहा है कि एक पॉइंट पर आके जब अमेरिकन डॉलर बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा, रद्दी होने लगेगा, तो अमेरिकन के पास कोई ऑप्शन और नहीं रहेगा सिवाय इसके कि भड़क कर ये चाइना के साथ कुछ ना कुछ कर दें। और जाहिर है प्रॉब्ली फ्लैश पॉइंट ताइवान ही बनेगा, मतलब देयर आर सो मेनी अदर फ्लैश पॉइंट्स आल्सो, लेकिन बहरहाल ये हो सकता है। सो दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड नाउ। अब नई जनरल बाजवा के जाने के बाद, इमरान के जाने के बाद पहली मर्तबा ही हुआ है पिछले 2-2.5 साल में कि कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ चाइना गया है। जनरल आसिम अभी होकर आए और बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिला और बड़ा स्ट्रेटेजिक उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए। जाहिर है वो बातें पब्लिक नहीं हुई, क्या हुआ ना होंगी, लेकिन वन कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा। एक जानिब इंडिया प्रॉब्लम है, जाहिर है हमने इंडिया के बारे में बात की होगी क्योंकि इंडिया हमें थ्रेट कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। चाइना के साथ भी लद्दाख पे इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है और चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी आमने सामने डिप्लॉयड है एक दूसरे के। और इंडियंस को यही सबसे बड़ा खतरा है कि जी अगर हमने पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान की जाने पेशकदमी की, आज़ाद कश्मीर की जाने पेशकदमी की, तो चाइना लद्दाख में दाखिल हो जाएगा, जैसे 62 में मारा था चाइना ने इनको ठीक से आके। तो वो इंडियंस 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं और चाइनीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अमेरिकन क्वाड कैंप में शामिल हो गए। क्वाड एक 4 मुल्कों का ब्लॉक है कि जो चाइना को रोकने के लिए अमेरिकन ने, और इट्स नॉट नेटो, एक डिफरेंट ब्लॉक है वो बनाया जो कि एशिया पैसिफिक के अंदर काम कर रहा है। तो इंडियंस इसके साथ शामिल हो गए हैं जाके अमेरिकन के। वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन और दुनिया को ये बताएं कि जी हम चाइना के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, लिहाजा आप हमें पूरी दुनिया का असलाह और टेक्नोलॉजी हमें दें ताकि हम चाइना को रोकें। असल में वो ये सब कुछ लेकर डिप्लॉय पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। इंडियन प्लान यही है कि चाइना के आगे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर रखा जाए लद्दाख में ताकि चाइनीज इन्वेड ना कर सके और इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना जो है वो इसराइलियों को भी उतना ही सूट करता है जितना इंडियंस को। इंडियंस को अखंड भारत का कीड़ा है और इसराइलियों को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और हर हाल में पाकिस्तान और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने खत्म करना है अगर वो ग्रेटर इसराइल या अखंड इसराइल बनाना चाहते हैं तो। सो इसराइलियों की स्ट्रेटेजी यह है कि इंडिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि इसराइल खुद तो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। इंडियंस को सूट करता है मगरिब को इस्तेमाल करके, मगरिब के खौफ को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उन ताकतों को इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए और यूरोप और अमेरिका से कहे कि आप चाइना को रोकने का काम करें और चाइना के आगे अपना डिफेंसिव पोस्चर रखे लद्दाख में। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ। पूरी दुनिया में जो हुकूमतें आप देख रहे हैं कि बड़ी सफाक, जालिम और हॉकिश है। इंडिया का मोदी बड़ा हॉकिश है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जो है बहुत हॉकिश है, पुतिन कितना हॉकिश है, ईरानी लीडरशिप बहुत हॉकिश है। सिर्फ बीच में पाकिस्तान है जो वीक लिंक है। हमारे पास लीडरशिप ही नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही नहीं। और अब जाहिर है कि इतने बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल फैसले करने हैं तो ये कौन करेगा? मजबूरन आर्मी को करने पड़ते हैं। जाके आर्मी चीफ गए, उन्होंने निगोशिएट की, बातचीत की, क्या डिफेंस और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स क्या किए। चाइना ने भी ऑफर किया है कि वो सिंकियांग से लेकर, चाइना से लेकर गवादर तक
एक रेलवे लाइन बिछा देगा ताकि वो सारी ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी कराकोरम हाईवे या सिल्क रूट है उसके ऊपर ट्रेन चल पड़ेगी। इमेजिन करें पोटेंशियल इसका, जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल कि यही ट्रेन जो है फिर आगे जाके तेहरान और इस्तांबुल भी जा सकती है, तो आप इस्लामाबाद से ट्रेन में बैठे और इस्तांबुल चले जाए। कनेक्टिविटी देखें सिर्फ आप, मतलब अनबिलीवेबल कनेक्टिविटी। क्या ट्रेड होगा, तो लोग आएंगे तो सामान जाएगा दुनिया का, और आपको समुद्र का रास्ता इस्तेमाल ही नहीं करना, जमीनी रास्ते से आप कर रहे हैं सारा। तो अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस बेइंतहा हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई हुकूमत होनी जरूरी है कि जो ये डिसीजंस ले सके, मेक श्योर के पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके, एग्रीमेंट्स की, माहिदों की पासदारी कर सके जो माहिदे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहे कितना भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को इग्नोर कर नहीं सकता। ये अल्लाह का खास फजल है पाकिस्तान के ऊपर। बांग्लादेश, लोग कहते हैं जी हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। तरक्की कोई नहीं कर रहा, वो अमेरिका का, इंडिया का गुलाम बना हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होने से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर जाता। बांग्लादेश की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या हैसियत है, यानी बांग्लादेश से कौन मुल्क खौफ खाता है, कौन खतरा है किस मुल्क को, बांग्लादेश की क्या इज्जत है मुस्लिम दुनिया में या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। वो सिर्फ एक साइड पे कोने में रखा हुआ एक मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे है। दुनिया का कोई मुल्क किसी भी हालत में पाकिस्तान को ना इग्नोर कर सकता है, या हमारा दोस्त बनना चाहता है या हमारा खुला दुश्मन है और हमें खत्म करना चाहता है, हमें इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। हमारी जियोपॉलिटिक्स भी है, हमारी आइडियोलॉजी भी है, हमारी ज्योग्राफी भी है, और हमारे न्यूक्लियर वेपन स्टेटस भी है। अब इन सब चीजों की वजह से आप कितने भी गरीब हो जाएं, कितने भी डिफॉल्ट, आप कोई मुल्क पाकिस्तान को एट द फेल्ड स्टेट होने दे नहीं सकता, सिवाय इंडिया और इसराइल के। ये दो मुल्क हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जिसे कहते हैं, क्योंकि ये पागल हैं, ये जब इनका दिमाग बिल्कुल खराब है। इंडिया की आप हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, इनमें सैनिटी और इसमें ऐसी अक्लमंदी या समझदारी नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। ये पागल बावले हैं, इन्होंने करोड़ों इंसानों को अंदर भी ज़िबा करना है, जलाना है आग में, और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक जंग करनी है, वो करनी है इन्होंने। इनका इलेक्शन भी चंद महीने बाद आ रहा है, इनकी मजबूरी बन चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर पाकिस्तान पर हमला करेंगे और कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कम से कम अगला इलेक्शन जीतने के लिए चाहेंगे कि बड़े हिस्से पे पाकिस्तान के वो कब्जा कर लें, जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ किया हुआ। मगर पाकिस्तान को इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान, लेकिन जिस स्टेट में इस वक्त हम हैं, हम इस तरह हमेशा नहीं चल सकते। पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को चला सके। वी हैव रीच्ड अ स्टेज कि जब सब एक्सपोज हो चुके हैं, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जो ब्लंडर्स इन्होंने मारे हैं, जो तबाही मचाई है, जो कमीनापन इन लोगों ने दिखाया है, जो करप्शन ये दिखा रहे हैं। आप जनरल बाजवा को आप कह सकते हैं कि वो एक एनोमॉली थी, एक अजीब गरीब वजूद था। बाजवा और फैज और इमरान ने मिलकर एक डॉक्ट्रिन बनाई जिसका कोई ताल्लुक ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से था, ना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ था। वो एक अजीब सी 3 आदमियों ने बना के बेड़ा गर्क मुल्क कर दिया, लेकिन अब वो चले गए। अब फौज की नई क़यादत है, अब एक नया विजन है। अब बाजवा डॉक्ट्रिन दफन हो गई, अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि जो तबाही मचा दी गई है पिछले कई सालों में, उसको संभालना एक आर्मी चीफ के लिए 5 महीने में पॉसिबल नहीं है। ही इज ट्राइंग, वेरी सिंसियरली ही इज ट्राइंग। बड़े कैलकुलेटेड और बड़े सॉलिड मूव्स हैं अभी तक जो इन्होंने किए हैं, चाहे कश्मीर पे हो, चाहे अफगानिस्तान की जानिब हो, चाहे चाइना के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो। एक जो, क्योंकि अब चाइनीज इन्फ्लुएंस में वो तमाम मुल्क आ रहे हैं जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल दोस्त थे। यानी आप अगर ईरान की बात करें, वो तो हमारा हमसाया है, पहले ही चाइनीज कैंप में वो जा चुका है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो हमेशा से अमेरिकन कैंप में था, वो चाइनीज कैंप में आ रहा है। सो पाकिस्तान के लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं कि आपको अमेरिका की वो सख्ती और ब्लैकमेलिंग और बदमाशी जो वो हमेशा हमारे साथ, फिर चाइनीज अब वेपन सिस्टम्स अब इतने डेवलप हो गए हैं, J-10 के बाद अब J-20 की तरफ भी, और चाइनीज लेटेस्ट वेपन और स्टेल्थ बॉम्बर्स वो बना रहे हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, तो वो भी अब पाकिस्तान को मिल सकते हैं और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम F-16 पे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी, और वो हमारे अमेरिकन वेपन सिस्टम्स पे, क्योंकि चाइनीज वेपन्स आर नाउ मच बेटर देन द अमेरिकन वेपन सिस्टम। ट्रांजिशन वो भी हो जाएगा। सो वी आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज राइट नाउ। हमें एक मजबूत मरकजी हुकूमत की जरूरत है, और वो डेफिनेटली वो मजबूत हुकूमत इन सियासतदानों से, ख्वाजा आसिफ से, तो इमरान खान से, तो गंडापुर से, तो शरी रहमान से, तो बिलावल से, तो मरियम से नहीं बनेगी। इस कॉम्बिनेशन को भी आप इलेक्शन करा के ले आए असेंबली में तो तबाही है सिर्फ, बिकॉज दे डोंट हैव द विजन, दे डोंट, इनफैक्ट ये पाकिस्तान को ठीक करना ही नहीं चाहते। इनका पर्सनल हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये पैसा बना के यूरोप में रखना चाहते। फ्यूडल्स, सारे फ्यूडल्स हैं, अपने बाप के बाद बेटा जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, पूरी मुल्क को तब जो सिंध में जरदारी और उसके बिलावल और भुट्टो के खानदान ने तबाही मचाई, उससे पहले पाकिस्तान को जो तबाह किया इस खानदान ने, इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि इमरान, जरदारी, बिलावल, मरियम, अल्ताफ हुसैन और ये सब लोग पाकिस्तान के मसाइल का हल है, तो फिर ऐसी कौम जो है ये हलाकू खान के हाथों ज़िबाई होती है।
पाकिस्तान नीड अ सॉलिड गवर्नमेंट नाउ। इस सारे एनालिसिस का मतलब ही आप बताने का मकसद ही आपको ये था कि हम इस वक्त जैसे स्टेज पे खड़े हैं, हमें इस वक्त एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है। और इसके लिए अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका वायलेट हो चुका है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट बढ़ाई जाए, ये सारा मजाक इसलिए बन रहा है कि सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब इनवैलिड हो चुका है। पाकिस्तान को एक नए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और उसके लिए बड़ी एग्रेसिव इंटरवेंशन करनी पड़े शायद। मैं कोई मार्शल लॉ के लिए राह नहीं हमवार कर रहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसके लिए हमको एक मजबूत मरकजी हुकूमत चाहिए। अब चाहे वो मजबूत मरकजी हुकूमत आप पेट्रियाटिक टेक्नोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट बना लें या मार्शल लॉ लगा लें, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। ये मजाक जो चल रहा है इस वक्त जलील किस्म का, ये नहीं चल सकता। आप अगर इलेक्शन करा के इलेक्शन की डेट और हंगामे और यही हुकूमतें मजीद 6-8 महीने भी चलाते रहे तो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स जितनी तेजी से तब्दील हो रही है, हमारे पास इतना वक्त है ही नहीं। ये गवर्नमेंट अगर इलेक्शन भी हो जाए, स्टेबल होते होते भी साल 2 साल ये निकाल जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास, पाकिस्तानी कोई पॉलिटिशियन इस वक्त रीजन को देख ही नहीं रहा। कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इस वक्त ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को देख ही नहीं रहा। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या है पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है। इमरान ने ये सारी दहशतगर्दी बाजवा ने लाके पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी, ये उनकी पॉलिसीज की वजह से। पाकिस्तान आर्मी को जीरो से वही जंग लड़नी पड़ रही है जो 2004 से लेकर हमने 20 तक 18 तक जिस जंग को हमने जीता था, अब दोबारा से हम उसको लड़ रहे हैं। क्यों? इमरान साहब को कीड़ा था कि इन सारे 50,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर आबाद किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको कीड़ा था कि मैं पैसिफिस्ट हूं, लिहाजा कश्मीर इंडिया को दे दो। लिहाजा इंडिया ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो इन्वेजन के लेवल पर आ गया। ये बात हम उस वक्त कहते थे कि श्रीनगर के पास जंग करो वरना मुजफ्फराबाद के पास जंग करनी पड़ेगी। ये इनको नहीं समझ में आई उस वक्त। अब तंज करते हैं जी अब जाके आजाद करा ले। आजाद कराने की तुमने जगह कहां छोड़ी है हमारे लिए? इतनी स्पेस तुमने दुश्मन को दे दी। सो वो जो ब्लंडर्स इमरान मार कर गया है, अब तो कर रहा है कि मुझे दोबारा हुकूमत दी जाए ताकि मैं बचा कुचा पाकिस्तान भी बेड़ा कर दूं। नहीं जी, ऐसा नहीं होने जा रहा। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। Nobody in the sane mind will give you power again. इनफैक्ट किसी पॉलिटिकल जरदारी को, जो तो नवाज को, तो बिलावल को, तो मरियम को, तो इमरान को, इनको हुकूमत देने का मतलब है इससे बेहतर है कि आप खुदकुशी कर ले अल्लाह, क्योंकि ये तो खुदकुशी ही है इनके हवाले हुकूमत करना। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत है। बेहतरीन लोग पाकिस्तान से चुने, 20-25 लोग पाकिस्तान उनको दे, उनसे कहे 3 साल तक ठीक करो, स्टेबलाइज करो। आर्मी इसको सपोर्ट करे जैसे अभी भी कर रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जैसी भी लंगड़ी लूली चला तो पीछे से फौज ही रही है इसको। फौज की बैकिंग के बगैर तो कोई हुकूमत भी पाकिस्तान में नहीं खड़ी हो सकती। ना इमरान की हुकूमत फौज के बगैर, जिस दिन इमरान की हुकूमत से फौज ने अपनी मदद पीछे खींची, अगले दिन इनकी हुकूमत गिर गई। इनका भी यही हाल है। मगर फौज भी क्या करे? क्या ऑप्शन है फौज के पास? मार्शल लॉ लगाए, नहीं लगाना चाहते। फिर बाकी जिस किस्म की पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लूरी लंगड़ी हुकूमत है उसी को धक्का देकर चलाएं। लेकिन अब आई पर्सनली फील वेरी स्ट्रांगली कि हमें टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत है। अच्छे लोग, अमेरिका के कहने पर नहीं, अच्छे लोग पाकिस्तान से चुने, बेहतरीन लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान की खिदमत करने का है। गुलाम इसाक खान जैसे लोग, डॉक्टर कदीर खान जैसे लोग, इस तरह के लोगों को जमा करके 20-25 लोगों को एक हुकूमत बनाए जिनका कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, जो हरामखोर ना हो, जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो, जो सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता हो, और उनसे कहें 3 साल पाकिस्तान चलाओ, वरना बहुत बुरा हाल होगा इस मुल्क का। ना ये इकॉनमी संभाल सकेंगे, ना ये सिक्योरिटी संभाल सकेंगे। ये जो पॉलिटिशियंस है, सारा बोझ इस वक्त आर्मी पर आ गया है। आर्मी इस वक्त डिप्लोमेसी भी कर रही है, आर्मी इस वक्त इकॉनमी भी संभालने की कोशिश कर रही है, आर्मी मुल्क का दिफा भी कर रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ रही है। और आर्मी से ही कह रहे हैं इलेक्शन भी करा के दो हमें, ताकि हमें चोरों को दोबारा लेकर आओ, ताकि वो आके सबसे पहले फौज को ही खत्म करे, जैसे बाजवा और इमरान ने फौज को तबाह बर्बाद, फौज और आईएसआई को तबाह किया था अपने टेन्योर में। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। अब पाकिस्तानी क्या फैसला करते हैं? पाकिस्तानी खुदकुशी करना चाहते हैं या पाकिस्तानी सारी सियासत को रोक कर अपने आप को एक दफ़ा रिफॉर्म करना? हमें रीसेट की ज़रूरत है, हमें भी रीसेट की ज़रूरत है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट सिस्टम हमारा करप्ट हो चुका है, विंडोज़ हमारी फेल हो चुकी है। अब इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करके नया सिस्टम री इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर हमें पूरी बहैसियत पूरी पाकिस्तानी कौम को हमें सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। आप ना करें, एक क्रैश सॉफ्टवेयर के साथ आप नहीं चला सकते मुल्क को, और इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर मोदी आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। ये वार्निंग है पाकिस्तानी कौम को। दिस इज द एनालिसिस वेयर वी स्टैंड। इस वक्त हमें ईस्टर्न ब्लॉक बनाना है। हमें पाकिस्तान की जो वर्थ है दुनिया में, हमने उस वर्थ को मनवाना है। किसी की लोग हमें अपनी कदर का अंदाजा नहीं है, इसलिए लोग हमें जलील कर रहे हैं। हम सिर्फ अगर हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, जो टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम्स हमारे पास है, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी अगर करना शुरू कर दे, किसी की बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान पर कोई कर्जा रह जाए, या हमें थ्रेट कर सके या हमें रोक सके। हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, हमारे पास जो एग्रीकल्चर रिजर्व्स हैं, जो हमारे पास कोयला है, जो हमारे पास एसेट्स हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। हम पे कर्जा 100-150 अरब डॉलर का है, हम पे कई हजार अरब डॉलर खजाने अल्लाह ने जमीनों में दिए हुए हैं।
लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है, चूंकि सारे चोर बैठे हुए हैं सियासतदानों में ऊपर। ये फैसला इस पाकिस्तानी कौम ने करना है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, मोदी बिल्कुल तैयार बैठा है, उसका इलेक्शन जिस तरह नज़दीक आता जाएगा वो मजीद बावला कुत्ता बनता जाएगा, और एक दिन अभी वो दहशतगर्दी लॉन्च कर रहा है, फिर इसकी फ़ौजें भी पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। उस वक्त आपकी सियासत व्यासत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त तो वैसे ही फ़ौज होगी, मार्शल लॉ होगा। बेहतर है कि अभी एक सियासी सेटअप बना लें टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर किस्म का, वरना बाद में डंडा होगा, डंडे वाली सरकार हो गई, कोई किसी से कुछ नहीं पूछेगा, जिसके हाथ में डंडा होगा वही फैसले करेगा। और ये सारे कमीने जो है इस वक्त नापाक और पलीत जो पाकिस्तान को फ़रोख्त कर रहे हैं, एक एक टिकट पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हरामखोर, ये कहते हैं हमसे कि आइन की पासदारी करो और ये जमहूरियत है, और ये जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। नफ, आई थिंक अब अल्लाह भी इसको मिटा के रहेगा। ये अल्लाह के फैसले जल्द आप लोगों को नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये कमीनापन नहीं चल सकता। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जो पाकिस्तान के फैसला करने वाले हैं उनसे हम कहेंगे टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नाउ। चंद कमीनों की वजह से हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को और आलम इस्लाम की एटमी रियासत को दाव पे नहीं लगा सकते। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।